Okay, fine. Let's get started with this new topic now, which is data interpretation. Okay. Many of you might have heard about this. Okay. And talking about the importance of this topic is really helpful for all three exams. Okay. If you talk about Indore, you talk about Rohtak, you talk about JIPMAT. इनफैक्ट बाकी एग्जाम्स भी हो सकते हैं बीबीए वाले जिनमें इनका सेट आ सकता है। होता कैसा है वो मैं बताऊंगा अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इसके बेसिक्स देख लेते हैं। इंदौर में इसका एक सेट आता है जिसमें पूरे 5 क्वेश्चंस होते हैं। बहुत इजी सा सेट होता है। 5 इंटू 4 20 मार्क्स। आप सीधे सीधे इंदौर के एग्जाम में क्वांट का जो एमसीक्यू सेक्शन होता है उसमें आपको ये दिखेगा, यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है। रोहतक में जो ये सेट है ये आपका बेसिकली ये आता है आपका, या तो कभी कभी ये लॉजिकल रीजनिंग के सेट के अंदर आ जाएगा तो क्वांट्स के अंदर आ जाएगा। वैसे ये यूजुअली लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में आ सकता है। ठीक है। या फिर क्वांट में भी आ सकता है। तो रोहतक में भी आप मान के चलिए इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और सेम फॉर जिपमैट एज वेल। आप अगर पास्ट ईयर पेपर्स देखोगे रोहतक के, जिपमैट के, इंदौर के, आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली। सो ये सेट होता है बेसिकली एक। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो हम डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं। डेटा किसी भी फॉर्म में गिवन हो सकता है। सो डेटा इज बेसिकली काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक तरीके से। ठीक है। वो आपको टेबल के फॉर्म में दिया हो सकता है, वो किसी भी चीज का डेटा हो सकता है। ठीक है। टेबल के फॉर्म में हो सकता है, किसी ग्राफ के फॉर्म में दिया होगा, बार ग्राफ, पाई चार्ट। ठीक है। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वही यूज करनी है। सेट के बाहर कभी नहीं सोचना है। और उस सेट को पढ़ते हुए हमें क्या करते रहना है, इन्फॉर्मेशन नोट करते रहनी है। एंड उस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड हम पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो हमें सॉल्व करने होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन में आता है टाइप ऑफ ग्राफ्स। अब जरूरी नहीं है कि अगर हम ये चार्ट पढ़ रहे हैं तो यही ग्राफ वहां पे आ जाए, बट मैं सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि इनको बोलते क्या है। सो पहला जो आपका ग्राफ है ये है पाई चार्ट। पाई बेसिकली आपने देखा है ना, एक केक का जो पीस होता है गोल सा, उसको पाई बोलते हैं। ठीक है। एंड उसको ऐसे पोर्शंस में डिवाइड करके रहता है। जो पूरा पाई होता है, ये पूरा सर्कल जो होता है, ये रिप्रेजेंट करता है 100% को। मतलब डेटा का 100% पाई में लिखा होगा। देन ये ए हो सकता है, ये बी, ये सी, ये डी। ये आपका करीब करीब 45% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको दिया होगा परसेंटेज। ठीक है। आपको मैं सिंपली बस टाइप ऑफ ग्राफ्स बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बार्स हैं। जितने भी आपको ये ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, ये बार्स होते हैं, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है। ये हो गया कॉलम ग्राफ आपका, एक कॉलम की तरह अपराइट होते हैं। इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। इसमें लाइन ऊपर नीचे जा रही होगी। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, डेटा के पॉइंट्स सर्कुलर में, इनकी वैल्यू आपको दी होगी, आपको पढ़ना होता है। तो नीचे एक्स एक्सिस में कुछ वैल्यू लिखी होगी, कुछ वाई एक्सिस में लिखी होगी। देन ये हो गया आपके एरिया बेस्ड ग्राफ। अलग अलग कलर से अलग अलग एरिया को डिनोट कर देगा। एंड देन कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। ये है डोनट ग्राफ। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आता भी नहीं है। ये होता तो बिल्कुल पाई की तरह ही है। ठीक है। कोई ज्यादा फर्क नहीं होता इनमें। देन इसको बोलते हैं बबल चार्ट। इसको बोलते हैं स्पाइडर एंड रडार चार्ट। ठीक है। ये क्योंकि स्पाइडर वेब की तरह दिखता है। इसको बोलते हैं स्कैटर्ड ग्राफ। स्कैटर्ड ग्राफ में ये हर तरीके के ग्राफ के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इसको बोलते हैं कंपैरिजन चार्ट। ये स्टैक बार चार्ट। और ये गेज। गेज बिल्कुल काम का नहीं है आपके। ठीक है। अब हम जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वी विल गेट टू नो हाउ टू रीड अ ग्राफ। सो यहाँ तक सबको क्लियर है डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है। आपको एक सेट दिया होगा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन यूज करनी है वो आपको सेट में गिवन इन्फॉर्मेशन ही यूज करनी है। यूजुअली जो आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन होती है आईपी मैट की, इसमें परसेंटेजेस और रेशियोज ये बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है। तो जिसके परसेंटेजेस और रेशियोज स्ट्रांग है उसको हर तरीके के डीआई सेट करने में आसानी होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है डीआई क्यों पढ़ते हैं, इससे क्या होगा? इज दैट क्लियर? इसकी इंपॉर्टेंस सबको यस क्लियर है? सर। यस अब सर। आगे चलते हैं। तो डीआई में ना काफी बार क्या होगा कि कैलकुलेशन बेस्ड डीआई सेट्स आ जाते हैं। मतलब उसमें क्या होगा, उसमें काफी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कभी कभी। बहुत ज्यादा भी नहीं करनी पड़ती है, बट करनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ना किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना पड़ जाता है, या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में ऐसे लिखना पड़ जाता है।
तो कुछ ऐसे फ्रैक्शन है जिनको फटाफट अगर आप याद कर लोगे, इनकी वैल्यूज के परसेंटेज में कितने होते हैं, तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। अब हाफ, हाफ का मतलब तो पूरी दुनिया में फेमस है, राइट? हाफ का मतलब बाय डिफॉल्ट 50% होता है। तो किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस फ्रैक्शन को सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू गेट 50। 50% इज दी परसेंटेज, यानी कि हाफ बोलो या फिर 50% बोलो, बात सेम। सिमिलरली 3/10, 3/10 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? 3/10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/10 इंटू 100 आपका आ गया कितना? 30%। परसेंट का मतलब ही है परसेंट, सेंट मीन्स 100। तो 100 के ऊपर कुछ भी लिख दोगे, ये कितनी है, इसको बोलते हैं X%। ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है। सिमिलरली 7/10 क्या हुआ? 7/10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 700/10, दैट मीन 70%। 1/4, सबको पता है कि 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% होता है ना, एक चौथाई हिस्से को 25% कहते हैं, 25%। 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 20% आएगा। 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 75% आएगा। 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 40% आएगा। 9/10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। तो ये कुछ हैंडी, आप कह सकते हो कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैलकुलेशन है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कभी परसेंटेज दिया होगा क्वेश्चन में तो आप उसे फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कभी फ्रैक्शन दिया होगा तो उसको आप परसेंटेज में लिख सकते हो। तो ये क्लियर है सबको, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. फाइन। सो इसको चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में, ठीक है? डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे, बिकॉज आपको डीआई में इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे कंसेप्ट पढ़ने में तो कोई फायदा नहीं है। हमको सीधा एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, एग्जाम के हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, यही हमारा पर्पस है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस में रहेंगे, ठीक है? अब ये कैसा ग्राफ है, देखो ये कॉलम ग्राफ है एक तरीके से, तो आपको कोई मतलब नहीं है कि ग्राफ किसी भी टाइप का हो, कॉलम हो, कुछ भी, आपको बस उसमें से डेटा पढ़ना है, सिंपल। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब भी आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट दिया होगा, ये जनरली सिंगल लाइन या 2 लाइन के क्वेश्चन की तरह नहीं होते हैं, इनमें थोड़ा डेटा होता है, पिक्चर होती है, आपको पढ़ना पड़ता है अच्छे से डेटा। आप गलत डेटा पढ़ लोगे तो आपका आंसर गलत निकलेगा हमेशा, ठीक है? जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ बुक्स इन थाउजेंड्स। तो जो भी आपको सेल्स दे रखी है नीचे इस ग्राफ में, बार ग्राफ में, वो किस में है? इन थाउजेंड है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है नोट करने के लिए। फ्रॉम 6 ब्रांचेस ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग 2 consecutive years, 2000 एंड 2001। सो आपको 2 consecutive years 2000 और 2001 का डेटा दिया है, तो आप ग्राफ में जाओगे और देखोगे कि 2000 और 2001 कहाँ है, कहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो नीचे आपको दिया हुआ है कि जो ब्लू वाली नोटेशन है, जो ब्लू कलर है वो 2000 को डिनोट करता है, और रेड वाली नोटेशन आपका ईयर 2001 को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सेल्स ऑफ बुक्स इन थाउजेंड नंबर्स फ्रॉम 6 ब्रांचेस B1 B2 B3 B4 B5 B6 ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी इन 2000 2001। इसका डेटा आपको नीचे दिया हुआ है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब आप नीचे देखो, लिखा हुआ है ब्रांचेस। तो ब्रांचेस कौन सी है आपकी? ये है B1 B2 B3 B4 B5 B6। ये तो आपकी ब्रांचेस हो गई। इन ब्रांचेस के लिए आपको 80 105, तो ये क्या है, 80 क्या है? यानी कि ब्रांच B1 का डेटा ईयर 2000 में, और 105 क्या है? ब्रांच B1 का ही डेटा, बिकॉज ये B1 का डेटा है इन ईयर 2001। अब ये है क्या डेटा एक्चुअली? तो अगर आप वाई एक्सिस की तरफ देखोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सेल्स इन थाउजेंड नंबर्स। यानी कि अगर ये 105 है तो एक्चुअली 105 नहीं है, 105,000 है। ये 80 क्या है? ये 80,000 है। तो ये सारे फिगर्स जो लिखे हैं ना, ये थाउजेंड्स में है, ताकि ये ग्राफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो पढ़ने में, और बहुत अजीब सा ना दिखे, क्लैरिटी रहे ग्राफ में, इसलिए उसने सीधा बोल दिया कि ये जो नंबर्स हैं थाउजेंड्स में। फाइन, ग्राफ पढ़ना सबको आ गया? Yes, sir. अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ द ईयर्स? तो बोथ द ईयर्स कौन से हैं आपके? 2000 और 2001, दो ही ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, और ब्रांच B2 की बात चल रही है। टू द सेल्स ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ द ईयर्स। B2 की टोटल सेल्स निकालो दोनों साल में, और B4 की दोनों सेल्स निकालो दोनों सालों में, 2000 2001 में, उन दोनों का रेशियो। तो B2 का टोटल सेल्स अपॉन
B4 का टोटल सेल्स। अब B2 का टोटल सेल्स क्या है? ईयर 2000 में है 75,000, ईयर 2001 में है 65,000, 75 प्लस 65,000, तो 75 प्लस 65, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ बिकॉज दोनों नंबर क्या थे, 1000 में दिए हुए थे। टू टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2, B4 फॉर ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ द ईयर। सो B4 में गए, 2000 में है 85,000 और 2001 में है 95,000। सो 85 प्लस 95, और ये क्योंकि दोनों नंबर किस में है, 1000 में, तो मैंने इसको इंटू से 1000 कर दिया। यही तो मुझे निकालना था, दिस वाज माय आंसर। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, यू गेट 75 प्लस 65 140 डिवाइडेड बाय 85 प्लस 95 इज 180, 0 0 कैंसिल, आंसर आपका आया 7/9। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। दिस वाज अ वेरी बेसिक सेट, बेसिक डीआई सेट है ये। बट इज दिस क्लियर टू एवरीवन? yes sir. बहुत इजी सेट है ये, मैंने आपके बेसिक्स बिल्डअप करने के लिए रखा हुआ है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो आपने देखा ना, मैंने आपको बताया कि ग्राफ में रेशियोज का, परसेंटेज का बहुत ज्यादा यूज होता है, सो वी सॉ दिस। Right. Now this question, total sales of branch B6 for both the years. So branch B6 की दोनों साल के लिए जो टोटल सेल्स है वो कितनी है? 70 प्लस 80, इन दोनों को ऐड कर दोगे, राइट, आपको मिलेगा 150, क्या साथ में 1000। So total sales of branch B6 for both the years is, so this particular quantity is what percent of total sales of branch B3 for both the years. So B3 की टोटल सेल्स फॉर बोथ द इयर्स निकालोगे तो क्या आएगा? 95 प्लस 110 यानी कि 205। तो ये जो 150,000 है, ये B3 की टोटल सेल्स क्या है? 95 प्लस 110 हमें मिलेगा 205। 205,000 का कितना परसेंट है? तो सपोज X% है। अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया। 1000 1000 1000 1000 आपका कैंसिल हो गया, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 तो यहाँ पे है ही, इंटू ये 100 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 205। अब आप 5 से कैंसिल कर सकते हो, 30 एंड 41, सो x विल बी 30 इंटू 100/41। नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट योर आंसर, इजंट इट? यस और नो? Yes sir. सो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, मैंने आपको बस ग्राफ रीडिंग का आइडिया देने के लिए बताया। लेट अस गो अहेड एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। दिस इज आईपी मैट इंदौर। आई थिंक दिस इज अ वेरी रीसेंट सेट, आई थिंक ये 2020 या 19 कहीं आया था, ठीक है, बट वेरी रीसेंट सेट, बहुत रीसेंट ईयर्स का सेट है, ठीक है ये। अब आप यहाँ देखिए, इसमें आपको कोई बड़ा सा ग्राफ दिया हुआ है, अगेन बार ग्राफ दिया हुआ है, बहुत सारे ईयर्स हैं यहाँ पे, 2006 7 8 9 10 से लेके 17 तक। ट्रेड इन रबर 1986 से 1997, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? 150 से 330 का कुछ डेटा दिया हुआ है, विच इज इन रुपीज करोड़, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे, देखो ये जो है, दिस इज रॉन्ग। ये डेटा कब का है? 2006 से 17 का, यहाँ पे गलती से उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है, ठीक है, 1986 से 1997, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनालाइज द गिवन डेटा फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। आपको एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे ब्लैक जो है दैट डिनोट्स एक्सपोर्ट्स, व्हाइट इज डिनोटिंग इंपोर्ट्स। एनालाइज द गिवन डेटा फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ रबर इन रुपीज crores फ्रॉम 2016 to 17 एंड आंसर द question based upon the analysis. So this is 2006. Okay, there is some sort of misprint over here. So sorry for that. क्योंकि डेटा को कब से दिया है? 2006 से 2017 का दिया है, राइट। क्वेश्चन क्या है? द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ओवर द प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो ये ग्राफ सबको समझ में आया बेसिकली, इसमें मुझे क्या दिया हुआ है? यस और Yes नो? sir. अब इसमें एक चीज देखो, हमसे क्या पूछा है? द परसेंटेज इंक्रीज। तो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि डीआई के क्वेश्चन में परसेंटेज रेशियो आ ही जाएगा कभी ना कभी ना कहीं से, ठीक है। द परसेंटेज इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स ओवर द प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। अब हमको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट्स पे फोकस करना है, और इम्पोर्ट किससे डिनोट हो रहे हैं? व्हाइट वाले ग्राफ से, राइट। तो हम ब्लैक वाले को तो पढ़ेंगे ही नहीं। ओवर द प्रीवियस ईयर यानी कि इस साल कुछ था, नेक्स्ट साल कुछ था, और
पिछले साल से न्यू ईयर में कुछ इंक्रीज हो रहा है, हमें निकालना है कौन से साल में मैक्सिमम हुआ। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 2009 से 10, 10 to 11, 13 to 14, 8 to 9। जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको पता है कि यार आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज इंक्रीज इंपोर्ट्स में एक साल से दूसरे साल में कब सबसे ज्यादा हो रहा है, तो आप कभी भी ना सबका निकालने नहीं बैठोगे। ऐसा नहीं कि आप 2006 से 7 का इंक्रीज निकाल रहे हो, फिर 7 से 8 का, 8 से 9 का। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सीधा आप डायरेक्टली इन वैल्यूज को कंपेयर करोगे। तो 2009 से 2010 एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, 2009 से 2010 आप रफली इसको पढ़ो, ठीक है। तो कितना है डेटा ये, अगर आप इसको पढ़ते हो, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 270 और 290 के बीच का डेटा। यस और नो? सो दैट विल बी 280। 280 हो गया। यस और नो? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. अब 2010 का अगर आप पढ़ोगे, 2010 का तो हमें डायरेक्टली स्केल दिया हुआ है यहाँ पर, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 310। सो मुझे बताओ परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा 2009 से 2010 में, परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? हाउ डू यू फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज? 280 से 310 होने में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? Difference upon total maybe. कितना क्या, व्हाट? आई कुड नॉट हियर यू, कैन यू प्लीज से दैट अगेन? Difference upon 100. यस। Sorry, difference upon total into 100. या सो हमें 2000, हमें क्या देखना है कि 2009 से 10 में कितना फर्क पड़ा। तो फाइनल वैल्यू किसकी होगी, बढ़ के जो फाइनल वैल्यू होगी वो किसकी आएगी, 2010 की। तो 2010 की वैल्यू को हम फाइनल मानेंगे, और 2009 की इनिशियल वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ से बढ़ रहा है वो। एंड यू नो दैट परसेंटेज इंक्रीज का जो फॉर्मूला होता है, इट इज दिस, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। और नीचे इनिशियल क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम इनिशियल से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज डिनोमिनेटर में लिखी जाती है तो उसके रिस्पेक्ट में आप कंपेयर कर रहे हो चीज। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या था 2010 में, इट वाज 310। व्हाट वाज इनिशियल इन 2009? इट वाज 280। सो 310 माइनस 280। अब आप इसको किससे कंपेयर कर रहे हो, किसके कंपैरिजन में हो रहा है ये सब? 2009 से 10 में कितनी बढ़त हुई। सो 2009 आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल डेटा। 2009 का डेटा इज 280, इनटू करोगे आप 100, यू विल गेट योर आंसर। तो चाहो तो आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 2009 से 2010 इंटू 100 को हटा दोगे अगर इससे, तो क्या मिलेगा आपको, खाली ये पार्ट, विच विल बी 30 अपॉन 280, विच मीन्स 3/28। यस और नो? Yes, sir. सो मैं इसको लिख देता हूँ 3/28, ठीक है। अब दूसरा है 10 से 11। तो 10 से 11 में फटाफट कंपेयर करते हैं। 10 से 11 में व्हाइट वाले ग्राफ का देखो, 2010 में ये था 310, और 2011 में तो ये गिर जा रहा है, उल्टा 290 हो रहा है। तो ये तो इंक्रीज ही नहीं हुआ, ये तो डिक्रीज है। तो इसको हम बिल्कुल ही क्रॉस कर देंगे इस ऑप्शन को। यस और नो? Yes. अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज 2013 टू 14। तो 13 से 14 हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो व्हाइट वाले ग्राफ का डेटा पढ़ेंगे 13 टू 14। 13 में डेटा लगभग है आपका कितना है, 290 से 310 के बीच का। दैट मीन्स इट विल बी समवेयर अराउंड 300, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 310 से 10 ज्यादा, यानी कि 320। सो इनिशियल इज 300, फाइनल इज 320। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच, 20 का, अपॉन इनिशियल क्या है आपका 300 इंटू 100। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 20 अपॉन 300 इंटू 100 को हटा सकते हो, क्योंकि इंटू 100 तो सब में आएगा। तो क्या रेशियो बचेगा, 2/30। 2/30 को और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 1/15। यस और नो? Yes. अब हम चलते हैं लास्ट वाले पे। व्हाट इज द लास्ट डेटा दैट वी हैव टू कंपेयर, इट इज 2008 टू 9। 2008 में जो डेटा है दैट इज 250 से 270 के बीच का, सो दैट विल बी 260। और 2009 में जो डेटा है वो कितना है, 270 और 290 के बीच का, दैट मीन्स 280। तो डिफरेंस कितने का होगा, देखो पहले तो इंक्रीज हो रहा है ना, 260 से वैल्यू क्या इंक्रीज हो गई 280 में। तो डिफरेंस कितने का आया, कितने का इंक्रीज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, 280 माइनस 260, दैट मीन्स 20 अपॉन इनिशियल क्या है 260 इंटू 100। अगेन इंटू 100 को हटा देता हूँ मैं, 0 0 कैंसिल, 2/26, दैट मीन्स 1/30।
अगर आप इनको अब कंपेयर करने बैठोगे और आईपीमेट जैसे एग्जाम में आप इनकी वैल्यू निकालने लगे तो काफी टाइम चले जाएगा। तो कैसे अप्रोक्सीमेशन करेंगे? देखो यहाँ मेरे पास क्या है, 3/28, यहाँ मेरे पास 1/15, यहाँ है 1/13। ऑप्शन बी तो डिक्रीज वाला ऑप्शन था, इसको हटा ही दिया। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा मेरे को निकालना था, क्योंकि हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं। कैसे पता लगेगा? देखो यहाँ पे 1/15 है, यहाँ पे 1/13 है। ये जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या मिल रहा है? 3/28। अगर ये 3/28 की जगह 3/27 होता तो कितना आता? लगभग 1/9 आता। यस और नो? Yes, sir. तो मैंने, अगर ये 27 होता नीचे डिनोमिनेटर में, तो 3/27 आता, दैट मीन्स 1/9। लेकिन ये है 3/28, यानी डिनोमिनेटर किससा है? 27 से थोड़ा बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये 1 बाई अप्रोक्सीमेटली 1/9 आएगी। यस और नो? Yes. अप्रोक्सीमेटली। अब 1/9 में, 1/15 में, 1/13 में सबसे बड़ा कौन है? 1/9. 1/9. Why? Because you all know that whenever we have fractions and if the numerator is same, जिसका डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ज्यादा छोटा होगा। तो यहाँ पे मेरे पास तीन फ्रैक्शंस हैं, 1/9, 1/15, 1/13। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है? 1/15 का। तो सबसे छोटा वो होगा। तो अगर मिनिमम पूछा होता तो आप इसमें ऑप्शन सी लगा देते, और फिर आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा? 1/9, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, This is sir. an actual IP math question, okay, from the recent Yes, years. sir. You can go back and check. तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आईपी मैथ में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, दिस इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफाइंड एज इंपोर्ट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स आर बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो ये है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। Which of the following blocks of 3 years has witnessed the largest average negative balance of trade? ओके, सो पहले लार्जेस्ट भी है और एवरेज भी निकालना है और नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखना है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड किससे निकलता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट से। तो एक्सपोर्ट्स है आपके ब्लैक, व्हाइट है आपका इंपोर्ट्स। फाइन। अब आप कैसे करोगे? देखो 2007 से 2009 का एवरेज निकालना है। तो कितने साल हैं? 3 साल हैं, 2007, 8, 9। 2007 का भी आप बैलेंस ट्रेड निकालोगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड 2008 का भी निकालोगे, 2009 का भी निकालोगे। अब क्योंकि तीन क्वांटिटीज हैं तो आपको उसका एवरेज भी लेना है, बिकॉज हमसे एवरेज बोला था। और जिस ऑप्शन का सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वही हमारा आंसर होगा। तो लेट अस डू दैट। 2007 में बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ब्लैक माइनस व्हाइट। 2007 में ये है 280, ये है कितना? 240। यस और नो? डिफरेंस कितना आएगा? 40। इसको आप ऐसे नोट करके रख लीजिए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 2007 हो गया, 2008 का करते हैं। 230 ये रहा, और ये रहा आपका कितना? 260। तो यहाँ पे ब्लैक माइनस व्हाइट, दैट मीन्स 230 माइनस 260 इज व्हाट? -30। यहाँ पे आपका -30 आ रहा है। नेक्स्ट इज 2009। 2009 में आपका ब्लैक जो है दैट इज 210, व्हाइट इज 280। सो ब्लैक माइनस व्हाइट, 210 माइनस 280 इज -70। तो अगर आप इसका लिखना चाहो ट्रेड ऑफ बैलेंस, तो कितना आएगा? तीनों को जोड़ो और डिवाइड बाय 3 कर दो। सो 40 माइनस 30 इज 10, एंड 10 माइनस, तो आपको इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ के ऐड ऐड करके बेसिकली क्या आएगा? देखो इन तीनों को लगभग लगभग ऐड करके आएगा -100 प्लस 40, दैट मीन्स -60, -60/3, दैट मीन्स -20। यही आएगा। Yes, sir. डू द सेम फॉर अदर ईयर्स। सो दिस इज -20। बाकी सालों के लिए भी करो, लेकिन आप थोड़ा सा फटाफट करो। दृष्टि, दिस क्लास वुड नॉट बी वेरी लॉन्ग टुडे, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर। ओके, सो 2015 से 17 का देखते हैं। 15 से 17 ब्लैक माइनस व्हाइट, दिस इज हाउ मच? दिस अप्रोक्सीमेटली 200। और व्हाइट दिस इज अप्रोक्सीमेटली 310। तो कितने का डिफरेंस है? -110 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो -110। 2015। 16 में देखो, ब्लैक इज अप्रोक्सीमेटली 220, व्हाइट इज 250। डिफरेंस कितने का है ब्लैक माइनस व्हाइट?
220 minus 250 दैट मीन्स -30, तो यहाँ पे लिख दीजिए -30, ठीक है। और लास्ट 2017 का निकालो, 2017 में इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली, ये है 200, ये है आपका 240, सो ब्लैक माइनस व्हाइट, 200 माइनस 240 -40, तीनों क्वांटिटीज नेगेटिव में है, यस और नो? सो Yes. -110 -30 -40, दैट मीन्स कितना आएगा ये, -1 -140 -180 by 60, दैट -180. -60, राइट? Yes. कैलकुलेट द सेम फॉर 2014 to 16 एंड 2010 से 12। सो अगर मैं 2010 से 12 का निकालता हूँ, ये है आपका -20, ये है -60, 10 से 12 का निकालता हूँ, तो 10 में क्या है देखो, ये है अप्रोक्सीमेटली 200, ये है आपका 310, सो कितना है -110। देन 11 का निकालो, 11 का कितना है आपका, दिस इज 220 एंड दिस इज 290, दैट मीन्स कितना, 220 माइनस 90 -70। और लास्ट आपका 2012 में ये है आपका 320 एंड दिस इज 210, डिफरेंस कितने का आएगा, 210 माइनस 320 -110 हो गया। सो -110 -110 इज -220, -220 और -70 -290, -290/3, -290/3 तो कितना आएगा, -96 पॉइंट समथिंग आएगा, यस और नो? Yes, sir. तो Yes, आप sir. 2014-16 का भी निकालोगे तो वो कुछ कुछ आएगा, बट करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी दिस। इसको आप ना विजुअली भी कर सकते थे, विजुअली मतलब आपको बस ये चेक करना था कि यार कौन से ऐसे दो ब्लैक और व्हाइट के ग्राफ है जिनमें सबसे ज्यादा गैप है। आप इसको विजुअली भी कर सकते हो, लेकिन विजुअली में कभी कभी ऐसा होता है कि गलत भी चीजें निकल जाती है, अगर ग्राफ बहुत क्लोज है, डिफरेंस बहुत क्लोज होते हैं, वैल्यूज बहुत क्लोज होती है, तो गलत भी आता है। इसलिए आप एकदम विजुअली मत जाइएगा, ठीक है, अनलेस यू आर वेरी श्योर कि ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, राइट? सर डीआई का वेटेज कितना रहता है प्रतीक? मैंने आपको शुरू में बताया था 5 क्वेश्चन आते हैं डीआई के आईपी मैट इंदौर में, रोहतक जिपमैट में तो खैर और भी ज्यादा आते हैं। सो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब आपके पास ये क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। डू यू इवन बिलीव कि आईपी मैट का क्वेश्चन है? मतलब आईपी मैट इंदौर में पूछा गया है ये कुछ साल पहले, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ डीआई जो है ना वो हमेशा स्कोरिंग होती है आईपी मैट की। 5 नंबर क्वांट एमसीक्यू में से सीधा आपको ले लेने हैं, ठीक है। अब देखो, द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स इज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आपको इसका सबसे ज्यादा डिफरेंस निकालना है। अब आप इसको तेज कैसे करोगे, अब आप सबका निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट? तो एक्सपोर्ट्स है ब्लैक, इंपोर्ट्स है व्हाइट, व्हाइट और ब्लैक में आप सबसे ज्यादा डिफरेंस डिनोट कीजिए। अब ये, क्योंकि देखो ये जो ग्राफ है ना इवनली बढ़ रहा है, 150 से 170, 190, 210, 230, 20-20 का गैप है, तो इसका मतलब आप क्या देखोगे, जितना बड़ा गैप होगा ब्लैक और व्हाइट के बीच में उतना बड़ा डिफरेंस आएगा। और आपसे डिफरेंस बोला है, ठीक है, डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, यस और नो? डिफरेंस इज ऑलवेज न्यूट्रल इन साइन, यस और नो? Yes, sir. तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा गैप देख लो। अब देखो, ये पहला जो 2006 है ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि यार इसमें तो ये पास पास ही है, ब्लैक ब्लैक का 2014. टॉप और व्हाइट का टॉप बहुत आसपास है। ये भी ब्लैक और व्हाइट का टॉप जो है, इनका डिफरेंस बहुत कम होगा, बहुत आसपास है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको आगे ना और बड़े दिख रहे हैं, तो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, राइट? इसका डिफरेंस भी बहुत कम दिख रहा है बिकॉज इससे बड़े डिफरेंस वाले हैं, इसका डिफरेंस भी बहुत कम दिख रहा है। इन बाकियों का आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आप अगर ये देखते हो, ये सब सेम लेवल के ब्लैक वाले हैं, इजंट इट? मतलब इनकी ब्लैक की, जस्ट अ सेकंड, जो बचे हुए हैं रिमेनिंग हमारे पास, जिनका हम सोच रहे हैं कि हम कैलकुलेट कर लें, उनका अगर आप ये देखते हो, दिस पर्टिकुलर पोर्शन फॉर एक्सपोर्ट्स, सबका बराबर है एक्सपोर्ट्स, तो जिसका इंपोर्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिफरेंस देगा वो। तो इसमें देखो, पहले वाले में इसका जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर है, इसका इंपोर्ट कहाँ पर है, 310 पे, तो ठीक है, मतलब लग रहा है कि ये हो सकता है ज्यादा। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, इसका भी जो एक्सपोर्ट है यहाँ पर है, लेकिन इसका इंपोर्ट पिछले वाले से थोड़ा नीचे है, तो डिफरेंस इसमें ज्यादा होगा, इसमें उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो मैं इसको भी कैंसिल कर दूंगा, यस और नो? Hmm. सिमिलरली मैं क्या करूंगा,
मुझे यहाँ पे एक और चीज दिख रही है कि जो नेक्स्ट मेरा है ये वाला 2015 वाला पोर्शन है, इसका ब्लैक इज ओवर हियर एंड व्हाइट इज ओवर हियर विच इज सेम टू सेम एज दैट ऑफ दिस। मतलब ये बिल्कुल इसकी तरह हो गया, नहीं हुआ? ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इनको मैं तभी भी कंसिडर कर सकता हूँ। लेकिन अब मेरा पूरे ग्राफ में बचा क्या है? एक और चीज मुझे दिख रही है कि ये जो है, ये वाला पार्ट जो है, इसका ब्लैक इज ओवर हियर लेकिन इसका व्हाइट सबसे ऊपर जा रहा है। यस और नो? यस और नो? Yes. ये तो Yes, और sir. बड़ा डिफरेंस हो गया। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इसका हम वैल्यू एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये तो है कितना? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 200 अगर आप इसे काउंट करोगे। और ये कितना है? दिस इज 310 से थोड़ा ऊपर, दैट मीन्स 320, बिकॉज 330 और 310 के बीच में 320 ही आएगा, राइट? तो 320 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 120। और आपको ऑप्शन में भी सबसे मैक्सिमम 120 दिख रहा है, तो दिस विल बी योर आंसर। यू कैन कैलकुलेट फॉर दिस वन एज वेल। जैसे इसका हमने कैलकुलेट नहीं किया, बट आप इसका भी कैलकुलेट करोगे तो आपको सेम ही चीज मिलेगी, ठीक है? मतलब ये 10 कम मिलेगा बिकॉज इसका ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक वाला बढ़ा है। यस और नो? विजुअली भी आगे आपको करना कैसे करोगे, वरना तो आप माइनस माइनस करके कर ही सकते हो। बट आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में कभी भी ग्राफ रीड करने में गलती नहीं करनी है, वरना सीधा सीधा आंसर गलत हो जाएगा। होने को क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं लेकिन बच्चे जल्दीबाजी में ग्राफ गलत पढ़ देते हैं, वैल्यू गलत पढ़ देते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Let us go ahead. This is another question which says the percentage decline in exports during the period 2006 to 11 is more than the percentage decline in exports during 2012 to 17 by approximately. अब percentage decline in exports, exports कौन से हैं? Black. During the period 6 to 11, so 6 to 11 का कंपेयर कर रहे हो आप क्या? एक्सपोर्ट्स 6 में कितने थे एक्सपोर्ट्स? 280। और यहाँ कितने थे 2011 में? 220 और 230 के बीच, दैट मीन्स 220, राइट? सेम आपको किसका निकालना है? 2012 से 17। सो 12 में कितना था? 12 में आपका है 210, राइट? और 2017 की बात करोगे तो कितना है यहाँ पर? दैट इज दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 200। यस और नो? Yes, sir. तो Yes, sir. 2017 का अगर डेटा देखोगे तो डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो 2012 से 17 में क्या हो रहा है? 210 से 200 पे गिर रहा है, तो आप 210 से 210 से 200 पे ड्रॉप हो रहा है, ऐसा लिख दो। 2006 से 2011 की बात करोगे तो 2006 में 280 था और 2011 में हो गया 220। सो 280 से कहाँ ड्रॉप किया? 220 पे। अब परसेंटेज डिक्लाइन यहां निकालो, फिर परसेंटेज डिक्लाइन यहां निकालो और उसका डिफरेंस निकाल लो। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज डिक्लाइन का एक मतलब परसेंटेज चेंज भी होता है। तो परसेंटेज चेंज में इनिशियल वैल्यू कौन सी थी? 280, बिकॉज ये इनिशियल वैल्यू थी मेरी 280। देन मेरी वैल्यू 220 बन गई तो ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी ये इनिशियल वैल्यू होगी, ये फाइनल वैल्यू होगी। तो आपको मैंने अभी परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताया था, दैट वाज फाइनल माइनस इनिशियल। तो 220 माइनस 280, दैट मीन्स 60 या माइनस 60 भी कह सकते हो, अपॉन इनिशियल विच इज 280 इंटू 100। इंटू 100 को आप हटा भी सकते हो, तो आपका आंसर आएगा -6/28। चाहो तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो 6/28 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो कितना आएगा, इसके लिए आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है? 33% आएगा सर, 33.33। ओके, सो जस्ट सेकेंड। 6/28 मैंने किया आएगा नहीं -3/14। नहीं। ये अप्रॉक्स 14 से जो 100 होता है, ये 14 7 जा 90 21 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है? तो ये यस सर। 21.4 आएगा, ठीक है? एक वैल्यू मिल गई। अब सेम मेरे को डिक्लाइन कहाँ निकालना है? यहाँ पर 210 से 220। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना था? 200, इनिशियल था 10। सो 200 माइनस 210 इज -10। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, राइट, विच इज 210 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है? सो ये कितना आएगा? -100/21। सो 100/21। सो ये आएगा -4.76%।
यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? ये दो वैल्यूज कैसे निकाली हमने? Yes, sir. एक वैल्यू है -21.4, एक वैल्यू है -4.76। आपको इन दोनों के बीच का क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। तो 21.4 और 4.76 के बीच का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा? 16 पॉइंट समथिंग आएगा। यस और नो? Yeah. Yes, sir. एंड दैट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, विच इज योर करेक्ट आंसर, राइट? तो होने को ना बहुत डिफिकल्ट सेट नहीं होते हैं। आप हमेशा हर क्वेश्चन में देख रहे हो रेश परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कर रहे हैं, कहीं परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे हैं, कहीं डिक्रीज निकाल रहे हैं, लेकिन करने में इतना टफ नहीं है। वही चीज बार बार यूज हो रही है, ऐसा नो? तो Yes, ग्राफ sir. को आपको विजुअली भी इंटरप्रेट करना आना चाहिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी। और आपने शुरू से लेके अभी तक हमने 6-7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपने देखा होगा कि कभी भी मैं सेट के बाहर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा सेट से ही पढ़ रहा हूँ जो भी है। तो कभी भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करना है। लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ। एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स फॉर द गिवन पीरियड 2006 to 17 वाज अप्रोक्सीमेटली। तो बहुत ही इजी है हमारे लिए। एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट निकालना है। एक्सपोर्ट क्या है? द ब्लैक वन। 2006 से 17, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सपोर्ट्स का सारा डेटा ऐड कर दो। और टोटल कितने साल हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो भी टोटल आएगा एक्सपोर्ट्स का, उसको 12 से डिवाइड कर दो। सो ये तो बहुत इजी है हमारे लिए, राइट? सो फटाफट ये लिख लो आप। 280, ये भी 280 है। देन ये आपका 230 है। ये आपका 210 है। दिस इज 200। दिस इज 220। दिस इज 210। दिस इज 200। This is 200, this is 200, this is 220, and finally this is how much? 200, 200. right? Yes or no? Yes, sir. तो सबसे पहले 200 वालों को ऐड कर लेता हूँ। 200 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 200 इंटू 5 कितना हो गया? 1000। ठीक है? 1000. या नाउ आई विल गो अहेड विद दिस। 280 प्लस 280 इज हाउ मच? 560। 560 प्लस 230 इज हाउ मच? 790। 790 और 210 कितना हो गया? 1000 अगेन, राइट? बचा ये 220 प्लस 210 इज 430। 430 प्लस 220 इज 650। तो बस 2650 बाई 12। ठीक है? तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, जितना भी आएगा। 12 2 जा 24, 25 आएगा। सो 12 2 जा 24, फिर 10 आएगा। सो 220 समथिंग, राइट? मतलब क्लोज टू 220 आएगा ऑप्शन बी। Yes, क्योंकि sir. आपको अप्रोक्सीमेटली बोला गया है, वॉज अप्रोक्सीमेटली, तो ये आएगा तो मतलब कुछ कुछ 200 220.8 ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है? लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 220 हो गया। यस और नो? Yes, sir. सो दैट्स इट विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम आईपी मैट, वेरी रिसेंट ईयर्स, आई थिंक 2020 या 2021 के पेपर में से क्वेश्चन है। आईपी मैट इंदौर का क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि इतना सारा नंबर इसमें लिखा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही करना है। बट दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस इन आईपी मैट डीआई का, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। कभी भी आप डीआई के सेट से भागोगे नहीं, इसको पेशेंटली पढ़ोगे, ठीक है? और आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि Mutual आपको respect थोड़ा नहीं है. पढ़ना पड़ता है, राइट? नाउ दिस क्वेश्चन इज, द टेबल बिलो रिप्रेजेंट्स द बाय एंड सेल प्राइसेस ऑफ 5 स्टॉक्स during the 5 trading days of a given week. The quoted sell price is the price at which an investor can sell a stock in the market. The quoted buy price is the price at which an investor can buy a stock from the market. All the quoted numbers are in Indian rupees. तो इसे बाई सेल बार बार लिखा हुआ है, देखो बाई सेल क्या है? प्राइसेस हैं किसके? स्टॉक के, सेलिंग के प्राइस और बाइंग के प्राइस ऑन विच डेज? 5 डेज ऑफ द वीक, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। और आपकी स्टॉक्स का क्या नाम है? कोट, डाबर, मैरिको, एचयूएल, आईटीसी। अच्छा सॉरी, कोट इज मतलब आप सेल कर रहे हो, बाई कर रहे हो। योर स्टॉक नेम्स आर डाबर, मैरिको, एचयूएल, आईटीसी, ब्रिटानिया। इतना क्लियर हो गया? हमको टेबल में क्या दे रखा है? बाई और सेल प्राइस दे रखे हैं अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग दिन में। ये क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir.
नाउ लेट अस गो अहेड। अब ये क्वेश्चन क्या है, इफ एन इन्वेस्टर हैड rupees this much, once 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, so this is 36 lakh। सर सीयूटी के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा चैप्टर। देखो अनन्या, सीयूटी में बहुत कम आएगा, मतलब ऐसी चीजें नहीं आती सीयूटी में। सीयूटी में तो इजी आएगा, ठीक है, सब कुछ। बट अगर कोई बीबीए का एग्जाम दे रहा है, उसके अलावा एसएटी एनपैड वहां आ सकता है, ठीक है। बट इट इज गुड, आप इसको प्रैक्टिस कर लो, कोई ऐसा नुकसान नहीं है, ठीक है। क्या पता वो एक सेट दे भी दें, सीयूटी का तो कुछ भरोसा ही नहीं है, राइट। बट आएगा इजी, अगर आएगा तो सीयूटी, ठीक है, ऐसा टफ नहीं आएगा। और देखो, इफ एन इन्वेस्टर हैड ₹36 लाख टू इन्वेस्ट इन एनी पर्टिकुलर सिंगल स्टॉक, मतलब एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, एंड शी कुड बाय द स्टॉक ओनली ऑन मंडे एंड सेल इट ऑफ ओनली ऑन फ्राइडे। अब जो बाय द स्टॉक है वो मंडे को ही होगा, और सेल जो होगा वो फ्राइडे को ही होगा। देन द स्टॉक शी शुड बाय ऑन मंडे टू अर्न द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द वीक इज। प्रॉफिट ऐसे करोगे, देखो आपके पास 36 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, तो 36L लिख दिया। अब आप करोगे क्या, आपको पता है ना कि जो बेसिकली प्रॉफिट होता है वो आप एसपी और सीपी का रेशियो निकाल देते हो, यस और नो। तो जैसे अगर आप मान लो मैरिको का कर रहे हो, तो मैरिको में आप कितने स्टॉक खरीद पाओगे, इतने खरीद पाओगे, राइट। 36 लाख अपॉन 345, सॉरी बाई प्राइस है ना, मंडे को बाई चल रहा है, तो मंडे को आप बाई कर रहे हो, तो 346 इतनी यूनिट ऑफ स्टॉक्स आएंगे आपके पास मैरिको के, राइट। और जब आप इसे फ्राइडे को सेल करोगे तो इनटू क्या करोगे, 372, क्योंकि इतने यूनिट स्टॉक्स हैं आपके पास, और हर स्टॉक को आपने 372 में बेच दिया, यस और नो। Yes. वैसे ही अब आप दूसरे का कैलकुलेट करते हो, मान लो आप एचयूएल का कैलकुलेट करते हो, तो एचयूएल में आपके पास अगेन 36 लाख रुपीज है। पर यूनिट जो स्टॉक प्राइस आ रहा है आपका, वो कितना आ रहा है बाई करने पे, 1933 आ रहा है। और आप इसको अल्टीमेटली फिर सेल कितने पे कर रहे हो, 1966 पे। तो एक तरीके से हम कर क्या रहे हैं, 36 लाख अपॉन जो बाई प्राइस है वो लिख रहे हैं, और यहाँ पे जो सेल प्राइस है वो लिख रहे हैं। तो 36 लाख तो सब में ही कॉमन है, यस और नो, ये सब में कॉमन आएगा। आप चाहे अब आईटीसी का निकालो या ब्रिटानिया का निकालो, डाबर का तो नहीं निकालोगे, बिकॉज इसमें तो लॉस ही हो रहा है सीधे, राइट। तो आप ना बस सिंपल इन रेशियोज को कंपेयर कर लो सबके लिए, ठीक है, यस और नो। सेल अपॉन बाई का जो रेशियो है, इसको अगर आप कंपेयर कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, यस और नो। Yes, sir. तो आप ऐसे कर सकते हो, यूनिट प्राइस विल मैटर, ओके, बिकॉज यस आई फॉरगॉट इट, आपके पास 36 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कितने स्टॉक्स आप खरीद पाओगे ये भी मैटर करेगा। वॉल्यूम इंटू प्रॉफिट कर देंगे तो भी आ जाएगा ना, मैक्सिमम जिसमें हुआ वो। राइट राइट राइट, वॉल्यूम वही हो गया बेसिकली आपका, मतलब कि आपने मतलब कितने, क्वांटिटी इंटू प्रॉफिट। यस यस यस, ठीक है। सो दैट्स इट। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? No, sir. फाइन, No, sir. लेट अस गो अहेड। सो एक बार ना आप क्या करोगे, इसको ना निकाल ही लो, ठीक? देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 36 लाख अपॉन आईटीसी का अगर आप बाई करते हो 238 और 253, और लास्ट में आपका ब्रिटानिया का है 36 लाख अपॉन 3046। एक बार आप एक काम करना, देखो 36 लाख तो सारे जो हम वैल्यूज निकाल रहे हैं उनमें कॉमन है, इनका ना रेशियो निकाल लेना एक बार, ठीक है। 253 अपॉन 238, जिसका रेशियो सबसे ज्यादा आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो किसका रेशियो आ रहा है सबसे ज्यादा, जस्ट जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक बार ना कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। सबसे पहले आपका है 372 डिवाइडेड बाई 346, तो इसका जो रेशियो है दैट इज 1.075, ठीक है। दूसरा रेशियो है 1966 डिवाइडेड बाई 1933, 1
966 divided by 1933. This is 1.01, 1.017. देन आपका जो 253 बाई 238, दिस इज 1.063. ठीक है, और लास्ट है आपका 3140 डिवाइडेड बाई 3046, तो 1.03. देखो सबसे ज्यादा रेशियो जो आ रहा है दैट इज ऑफ मैरिको, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा. ठीक है, क्लियर. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. ठीक है, इसका आंसर ब्रिटानिया नहीं होगा. ये समझ में आया सबको कैसे मैंने किया इसको? आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए. हेलो, Can you explain it? आई कैन नॉट हियर यू. आप टाइप कर दीजिए. ओके फाइन, आई थिंक आप बोल रहे हो कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन. तो देखो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि इतने रुपए है मेरे पास, मुझे एक स्टॉक खरीदना है. ठीक है, एंड मुझे सिर्फ मंडे को ही मैं खरीद सकता हूँ, और जो सेल कर सकता हूँ सिर्फ फ्राइडे को ही सेल कर सकता हूँ. तो कौन सा स्टॉक मेरे को खरीदना चाहिए मंडे को एंड देन बेचना चाहिए फ्राइडे को, कि मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आए. ठीक है, अब मेरे पास 36 लाख रुपीज है. तो ये तो वही बात हो गई कि यार मेरे पास अगर मान लो पांच एक तरीके से टॉयज है, तो मेरे पास 36 लाख रुपीज है. मेरे को ऐसा कौन सा टॉय है जो आज खरीदना चाहिए और 5 दिन बाद बेचना चाहिए कि मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिले? तो सबसे पहले तो ये है कि देखो, अगर मैं डाबर की बात करता हूँ, तो डाबर का मंडे को हम क्या करेंगे, बाय. तो बाय प्राइस मैंने खरीदा 462 पे, और बेचा कितने पे? फ्राइडे को. फ्राइडे को ही बेच सकते हैं 461 पे. तो 462 की कोई चीज खरीद रहे हो और 461 में बेच रहे हो लास्ट में, तो ये तो सीधा सीधा लॉस हो गया, इसलिए हम इसको कैंसिल ही कर देंगे. मैरिको की बात करते हैं. 346 में मैंने खरीदा अपना स्टॉक, तो 346 रुपी का मेरे को एक स्टॉक मिल रहा है. तो 36 लाख रुपीज, 36 लाख रुपीज में मैं कितने स्टॉक खरीद पाऊंगा? 36/346. ये क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. ठीक है, तो मेरे इतने नंबर ऑफ मैरिको के स्टॉक आए. अब मुझे इतनों को बेचना है, तो एक स्टॉक कितने प्राइस में बेचूंगा? 372 मेरा सेल प्राइस है. तो मैं इतने स्टॉक्स को, हर स्टॉक को 372 रुपीज में बेच दूंगा. दिस इज वाई ये मेरा मैरिको के लिए आया. इज दैट क्लियर? दूसरा अब करते हैं HUL के लिए. मेरे पास अगेन 36 लाख रुपीज है. HUL के स्टॉक मंडे को बाई करूंगा, तो एक स्टॉक कितने का आ रहा है? 1933 का. तो टोटल स्टॉक कितने आ जाएंगे? 1933. ये मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स हो गए. अब जब मैं बेचने जाऊंगा फ्राइडे को, तो मैं 1966 का बेच रहा हूँ एक स्टॉक. तो टोटल स्टॉक कितने के बिकेंगे इंटू 1966, राइट? सिमिलरली मैंने निकाला ITC के लिए. मेरे पास अगेन 36 लाख रुपीज है. ITC का एक स्टॉक जो मंडे को खरीद रहे हो कितने का आ रहा है? 238 का. तो टोटल कितने स्टॉक आएंगे? 238 रुपीज में इतने स्टॉक आएंगे. 36 लाख अपॉन 238, ये होगा यूनिट प्राइस. मतलब टोटल इतने मेरे पास स्टॉक आएंगे. इनटू मेरे को एक स्टॉक जब बेचना है फ्राइडे को, तो कितने में बेचूंगा? 253 में. तो इसलिए इसको 253 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सिमिलरली आप ब्रिटानिया के लिए भी निकाल लो. अगेन 36 लाख रुपीज है, एक स्टॉक की कीमत है 3046. तो इतने स्टॉक मिलेंगे टोटल ब्रिटानिया के, और बेचना कितने पे है हर स्टॉक को? 3140 पे. अब आप यहाँ हर चीज सब में एक 36 लाख, 36 लाख, 36 लाख, 36 लाख कॉमन ले रहे हो, मतलब सब में है ये. तो इसको अगर मैं साइड भी रख दूं और बाकी का फ्रैक्शन निकालूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा. तो मैरिको में मेरा आ रहा है 372/346. यहाँ आ रहा है 1966/1933. यहाँ आ रहा है 253/238, और यहाँ आ रहा है 3140/3046. तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन मेरा कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है 36 के साथ? 36 तो है ही सब में, बाकी की चीजें 36 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है. ये फ्रैक्शन जितना बड़ा मेरा मल्टीपल मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी, उतना वो 36 लाख के साथ मल्टीप्लाई होगा, इतना ही बड़ा हो जाएगा. तो वो सबसे बड़ी वैल्यू मुझे मैरिको में मिल रही है. दैट इज द रीजन मैरिको इज द आंसर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब एक काम करो, बाकी के जो आपके क्वेश्चंस हैं, टेक दीज एज होमवर्क. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एवरीवन. अब अगेन ये क्वेश्चन भी कैसा है देखो.
अगेन हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए 36 लाख रुपीज है, ठीक है। एंड वी आर परचेजिंग द स्टॉक्स ऑफ HUL ऑन मंडे, तो हम मंडे को HUL के स्टॉक खरीद रहे हैं, सेल देम ऑफ ऑन वेंसडे and use the entire proceeds to purchase the stocks of Britannia on the same day and sell them off again on Friday. Then the total investment return during the week would be. तो इतने रुपए थे, HUL का स्टॉक मंडे को खरीद लिया, तो कितने स्टॉक आएंगे? 36 लाख अपॉन मंडे को HUL का बाई प्राइस ले लो 1933, तो 36 लाख डिवाइडेड बाय 1933। फिर कब सेल कर रहे हैं? वेंसडे को। तो वेंसडे को सेल कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1979 से। तो इतने पैसे मेरे पास आ जाएंगे। फिर मैंने अगेन इस पैसे से क्या किया? ब्रिटानिया के स्टॉक खरीदे सेम डे पे एंड सेल देम अगेन ऑन फ्राइडे। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके लाइए। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन, दिस वन, सॉल्व दिस। ओके, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। सो आज मैं आपको इतना ही कराता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा करेंगे कि कुछ लॉजिकल रीजनिंग के भी सेट लेकर आएंगे जो आईपी मैट इंदौर में आया। तो पहले मैं आपको एक बार ना ये सेट्स करा दूं और आप एक बार इनको कर लो, तो आपको एटलीस्ट ये बिलीव हो जाएगा कि यार टीआई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। और मैंने आपको डायरेक्ट डायरेक्ट आईपी मैट इंदौर के ही सेट करा दिए हैं, बिकॉज इधर उधर के सेट करके कोई फायदा नहीं है। हम करेंगे वैरायटी ऑफ सेट्स, लॉजिकल रीजनिंग के भी करेंगे, डीआई के भी करेंगे, अभी ग्राफ वाले भी करेंगे। बट आज का सेशन सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, फाइन। sir. सो इसकी रिकॉर्डिंग में कुछ देर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर द डे। फाइन, Oh, ओके देन, बाय बाय। thank you, sir.